स्टूडेंट्स, आज हम लंपी स्किन डिजीज के बारे में डिटेल्ड पढ़ेंगे, एक एक पॉइंट को समझते हुए LSD यानी लंपी स्किन डिजीज पढ़ेंगे। लंपी स्किन डिजीज ये बीमारी इमर्जिंग बीमारी यानी इमर्जिंग डिजीज की कैटेगरी में आती है। इमर्जिंग डिजीज वे बीमारियां होती हैं जो हाल ही में या उभरती हुई बीमारियां होती हैं, जिनको हम कह सकते हैं उभर रही हैं। तो इमर्जिंग डिजीज का एक एग्जाम्पल है LSD मीन्स लंपी स्किन डिजीज। आप इस डायग्राम में कंडीशन देख रहे हैं, इस प्रकार के नोड्यूल्स बनते हैं और डिटेल में हम पढ़ेंगे। और वर्तमान में बीमारी काफ़ी ज़्यादा फैल रही है। हालांकि इस बीमारी में मोर्टेलिटी रेट इतनी ज़्यादा नहीं होती कॉमनली, लेकिन वर्तमान में मोर्टेलिटी रेट भी काफ़ी बढ़ी हुई है। तो हम इसको डिस्कस करते हैं। लंपी स्किन डिजीज यानी LSD। LSD सबसे पहला पॉइंट हमने डाला इमर्जिंग डिजीज। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इमर्जिंग डिजीज यानी ये एक उभरती हुई बीमारी है। इमर्जिंग डिजीज है यानी ये नई बीमारी है जो कि लगातार फैलती जा रही है। ये एक ट्रांस बाउंड्री डिजीज है। ट्रांस बाउंड्री डिजीज यानी कि एक जगह से दूसरी जगह भी फैल जाती है, लेकिन मोस्टली ये टिक्स से, माइट से, फ्लाइज से और मॉस्किटोज से ये बीमारी फैलती है। तो ये हो गई ट्रांस बाउंड्री डिजीज यानी बाउंड्री को क्रॉस करके एक घर से दूसरे घर में भी ये फैल जाती है। इसके बाद है ये वेक्टर बॉर्न बीमारी है। वेक्टर बॉर्न, वेक्टर बॉर्न का मतलब हो गया इसका कोई ना कोई वाहक होता है। ये जरूरी नहीं है कि ये वाहक से ही फैले, ये कॉन्टैक्ट से भी फैल जाती है, एयर से भी फैल जाती है, कंटेजियस बीमारी भी है, लेकिन ये वेक्टर बोर्न ज़्यादा है। वेक्टर बोर्न का मतलब हुआ ये वाहक के द्वारा। अब वाहक कौन कौन से हो सकते हैं इसमें? वाहक जैसे जुएं, मच्छर, मक्खी, टिक्स यानी चींचड़ियां, ये सब। लाइस यानी जुएं, मॉस्किटोज, मॉस्किटोज में कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे एडिस इजिप्टाई जो होता है यानी डेंगू वाला मच्छर होता है, या फिर एनाफिलीज होता है, उससे भी ये ट्रांसमिट होती है। फ्लाई मक्खी के अंदर जैसे स्टोमोक्सिस होती है, टिक्स के अंदर जैसे इक्सोडीज टिक्स होती है, एम्बाइलोमा होती है, तो उनके द्वारा ये बीमारी फैलती है यानी ये ट्रांसमिट होती है। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट बात है इसमें, ये नोटिफिबल डिजीज है यानी नोटिफिबल यानी ऐसी बीमारी जिसको अधिसूचित बीमारी भी कहते हैं। अधिसूचित यानी अधिसूचना या सूचनीय बीमारी भी है, यानी इसकी सूचना जब भी ये बीमारी मिले तो इसकी सूचना प्रशासन को यानी गवर्नमेंट को, सरकार को देनी पड़ती है, इसलिए इसको बोलते हैं नोटिफिबल डिजीज। इस बीमारी के बारे में और जानते हैं हम। ये एक्यूट फेब्रिल डिजीज है। फेब्रिल मतलब जिसमें बुखार आता है, तो एक्यूट फेब्राइल डिजीज है। यानी इसके अंदर क्या आता है, इसमें फीवर आता है, फीवर आता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? एक्यूट फेब्राइल डिजीज बोलते हैं। और सबसे पहले इस बीमारी का पता 1929 में जाम्बिया जो एक देश है दक्षिण अफ्रीका का, वहां पर पता इसका चला था। तो सर्वप्रथम इस बीमारी का पता कहाँ चला? 1929 में जाम्बिया में। जाम्बिया साउथ अफ्रीका में एक कंट्री है, वहां पर इस बीमारी का पता चला था, जाम्बिया में। और 2012 में यानी 2012 में ये बीमारी काफी फैली एशिया के अंदर और मिडिल ईस्ट में फैली। और उसके बाद हम इंडिया की बात करते हैं
तो इंडिया के अंदर ये उड़ीसा के एक मयूरभंज एक जिला है जहाँ जहाँ पर लोहे की खानें हैं। मयूरभंज जिला है यहाँ पर उड़ीसा में, और उड़ीसा के मयूरभंज जिले में इसको 12 अगस्त 2019 को देखा गया कह सकते हो, या खोजा गया। तो भारत में ये बीमारी 12 अगस्त 2019 में आई। इसके बाद हम बात करते हैं इस बीमारी का रोग कारक क्या है। तो अभी वर्तमान में राजस्थान, एट प्रेजेंट हम आज रिकॉर्ड कर रहे हैं 9 सितंबर यानी 9/9/2022। तो इस दिन लगभग 15 स्टेट में ये बीमारी फैल चुकी है और लगभग 200 जिले भारत के इससे बहुत ज़्यादा प्रभावित है। देसी गौवंश जो इंडिजिनस काऊ है, बॉस इंडिकस है, उसको बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। काफ़ी मृत्यु दर भी काफ़ी है। तो हम जानते हैं इस बीमारी के बारे में, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम पढ़ रहे हैं। तो आशा है कि इस जो ये पॉइंट्स हैं इनसे बाहर संभावना कम है, चाहे कोई सा भी लेवल हो, इस एग्जाम से जो भी प्रश्न उठेगा वेटनरी का। तो बात करते हैं हम इसकी इटियोलॉजी। इटियोलॉजी मतलब रोग कारक क्या है। रोग कारक, तो देखिए रोग कारक वायरस है। अब ये कौन सा वायरस है? विषाणु है। विषाणु है तो कौन सा वायरस है? ये पॉक्स वायरस है। हम जानते हैं कि पॉक्स वायरस इज द लार्जेस्ट वायरस ऑफ एनिमल किंगडम, यानी पॉक्स वायरस जो जंतु जगत का सबसे बड़ा वायरस होता है। और वायरस का हमें पता है कि ये जो पॉक्स वायरस होता है ये फिक्स्ड वायरस होता है। इस पॉक्स के अंदर ये कैटेगरी होती है एक कैप्री पॉक्स। कैप्रा का मतलब होता है गोट, बकरी। कैप्रा हिरकस जो कि बकरी का एक जूलॉजिकल नेम होता है। तो वैसे ये कैप्री पॉक्स भी होता है। ये पॉक्स वायरस के कई प्रकार होते हैं, जैसे घोड़ों में इक्वी पॉक्स होता है, बकरी के अंदर कैप्री पॉक्स है, और भेड़ के अंदर बात करें ओवी पॉक्स है। जो काऊ होती है उसका जो प्रॉपर वायरस होता है वो वेसिना वायरस, काउपॉक्स वायरस होता है। तो इस प्रकार से इस वायरस के भी कई, जैसे सुअर के अंदर सुई पॉक्स होता है, चिकन पॉक्स होता है। इस प्रकार से चिकन पॉक्स मानव के अंदर होता है। तो पॉक्स वायरस की भी काफ़ी सारी सब कैटेगरीज होती हैं, जिसमें ये वायरस कौन सा है? कैप्रीपॉक्स वायरस। और इस वायरस का एक अन्य नाम है नीथलिंग वायरस। इस वायरस का एक नाम है नीथलिंग वायरस, और इसीलिए इस बीमारी को नीथलिंग डिजीज भी कहा जाता है। नीथलिंग वायरस इसको कहा जाता है। और इस बीमारी के उपनाम भी पढ़ लेते हैं हम। ये हमने इटियोलॉजी पढ़ी, उपनाम क्या क्या है, क्या क्या नाम से इसको जाना जाता है। तो इसको एक तो स्यूडो अर्टिकेरिया। अर्टिकेरिया का मतलब होता है स्किन के ऊपर जब चकत्ते बन जाते हैं, खुजली चलती है, तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं? अर्टिकेरिया। तो स्यूडो अर्टिकेरिया इसको हम बोलते हैं। इसके अलावा इसको नीथलिंग वायरस डिजीज, जो कि वायरस के नाम से है, नीथलिंग वायरस डिजीज, जो कि इसका जो कैप्रीपॉक्स वायरस है उसके नाम के आधार पर इसका नाम पड़ा है नीथलिंग वायरस डिजीज। और एक नाम है, चूंकि ये बोवाइन्स को ज्यादा प्रभावित करता है, इसलिए इसका नाम है एक्जेंथेमा नोडुलरिस बोविस। यहाँ बोविस वर्ड क्यों आया है? क्योंकि ये मेनली बोविडी फैमिली में जो बॉस टॉरस या बॉस इंडिकस यानी जो गाय होती है उसको प्रभावित करता है, इसलिए इसका नाम हो गया एक्जेंथेमा नोडुलरिस बोविस, इसका अन्य नाम हो गया। अब हम इसके बारे में जानते हैं क्या क्या लक्षण आते हैं इस बीमारी में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, एक तो पशु के शरीर का क्या है? तापमान बढ़ जाता है।
तो हम बात करते हैं इसके सिम्टम्स की। सिम्टम्स, तो सिम्टम्स में देखिए सबसे पहला है फीवर। फीवर फीवर यानी कि बुखार आता है काफी, और बुखार भी 105 डिग्री तक हो सकता है। देखिए बुखार की जो बुखार का मान यानी टेम्परेचर, बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल जो केटल का होता है 101.5 होता है, और ये 105 तक हो सकता है, 106 तक भी हो सकता है। लेकिन हम इसको बोलते हैं मॉडरेट फीवर तक, या मॉडरेट टू हाई तक इसमें फीवर हो जाता है। अब फीवर होता है, साथ ही साथ में सैलाइवेशन होते हैं, यानी एक तरह से हाइपरथर्मिया हो गया पशु में। हाइपरथर्मिया हाइपरथर्मिया हो गया। दूसरा होगा सैलाइवेशन और लैक्राइमेशन। सैलाइवेशन भी बहुत ज्यादा होगा तो इसको हाइपर सैलाइवेशन भी हम कह सकते हैं, और बहुत ज्यादा लैक्राइमेशन होगा। लैक्राइमेशन आप जानते हैं, अश्रु स्राव, आंसुओं का स्राव और लार का स्राव बहुत ज्यादा होता है। पशु के शरीर में गांठें बन जाती है, यानी गाय के, मोस्टली गाय में ही ये होता है, होने को भैंस में भी होता है, थोड़ा बहुत प्रभावित करता है अन्य जो जानवर होते हैं उनको। हालांकि वायरस ये गोट से रिलेटेड है, लेकिन ये मेनली गाय को प्रभावित करता है। तो पशु के शरीर पर गांठें बन जाती है। गांठें भी असमान आकृति की होती हैं, असमान साइज की यानी आकार की होती है। असमान असमान आकृति की गांठें, आकृति या आकार की गांठें। तो पशु के शरीर पर, स्किन के ऊपर बहुत सारी गांठें बन जाती हैं, और बहुत सारी भी बन सकती हैं और कुछ एक जगह भी बन सकती हैं। लेकिन जो अभी तक देखा गया है, पूरे शरीर के ऊपर क्या बन जाती है, गांठें बन जाती हैं जगह जगह, जिनको नोड्यूल्स बोलते हैं। तो इसकी हम मॉर्बिडिटी रेट की बात करें, मॉर्बिडिटी मॉर्बिडिटी क्या होती है, 100 स्वस्थ पशुओं में कितने पशु बीमार हुए उसको हम मॉर्बिडिटी कहते हैं। तो मॉर्बिडिटी रेट होती है इसकी 85%। 100 जो हेल्थी एनिमल्स होते हैं उनमें कितने संक्रमण कितने में हुआ उसको बोलते हैं मॉर्बिडिटी रेट। और मोर्टेलिटी होती है, मोर्टेलिटी होती है 100 बीमार पशु में से कितने पशु मरे, उनको उसको बोलते हैं मोर्टेलिटी। तो इसकी मोर्टेलिटी वैसे जो बुक्स के हिसाब से देखें तो 3% है, लेकिन ये 40% अप टू 40% भी ये हो सकती है, डिपेंड्स ऑन सीवियरिटी, कंडीशन के हिसाब। इंक्यूबेशन पीरियड की बात करें हम, इंक्यूबेशन पीरियड, तो इस बीमारी का इंक्यूबेशन पीरियड 2 to 5 वीक्स, 2 से लेकर के 5 सप्ताह तक ये बीमारी, इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है। इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब जब शरीर में वायरस घुसा, उससे प्रथम लक्षण आया, उसके बीच के समय को क्या बोलते हैं, इंक्यूबेशन पीरियड। तो इंक्यूबेशन पीरियड 14 दिन से लेकर के और 5 सप्ताह तक इस बीमारी का हो सकता है। छोटे बछड़े इसमें ज्यादा प्रभावित होते हैं, छोटे बछड़े अधिक प्रभावित होते हैं। छोटे बछड़े इस बीमारी में ज्यादा प्रभावित होते हैं। तो इस बीमारी में जो दुग्ध उत्पादन क्षमता है उसमें बहुत कमी आती है। तो हम देखते हैं लगभग 80% मिल्क प्रोडक्शन गिर जाता है, दुग्ध उत्पादन 80% तक कम हो जाता है, यानी डिक्रीज इन मिल्क प्रोडक्शन। तो इंक्यूबेशन पीरियड हमने देख लिया, इसका मिल्क प्रोडक्शन कितना डिक्रीज होता है, 80% तक। और हाइपर सेलाइवेशन और पेंटिंग होती है पशु में, यानी हाइपर सेलाइवेशन यानी लार बहुत ज्यादा, और हाइपर सेलाइवेशन
के साथ साथ कभी कभी पेंटिंग भी देखने को मिलती है। पशु के मुंह के अंदर छाले हो जाते हैं, कठोर चारा वो चबा नहीं पाता है, तो मुख के अंदर भी नोड्यूल्स बन जाते हैं और मुंह खोल नहीं पाता। मुख में नोड्यूल्स क्या बन जाते हैं? नोड्यूल्स में नोड्यूल्स, जिससे चारा चरने में कठिनाई, चारा चरने में कठिनाई होती है। तो नोड्यूल शरीर पर सभी जगह ये बन जाते हैं और इसके पास, नोड्यूल्स के आसपास जो नेक्रोटिक मटेरियल यानी मृत जो पदार्थ है वो जमा हो जाता है। मुख्यतः जो रक्त चूसक कीड़े होते हैं, यानी ब्लड सकलिंग इंसेक्ट्स होते हैं, उनके द्वारा ये बीमारी फैलती है, उनके काटने से। यानी एक तरह से ये वेक्टर बॉर्न डिजीज है। और ये बीमारी दलदली भैंसों की तुलना में, जो चूंकि हम जानते हैं जो स्वाम्प बफेलो होती है, दलदली भैंसें होती है, वो दलदल में रहती हैं और दलदल में रहने वाली जो भैंसें होती हैं उनमें कम होता है। लेकिन जो हमारी जो पालतू भैंसें होती हैं, जो डोमेस्टिक बफेलो बुबिलिस जो होती है, तो उसमें ये ज्यादा होती है तुलनात्मक रूप से। हालांकि गाय में सबसे ज्यादा होती है, लेकिन अगर भैंस की बात करें तो भैंस में कौन कौन सी में? वाटर बफेलो में, वाटर बफेलो में ये ज्यादा होती है। किससे? स्वाम्प बफेलो से। हालांकि इस वायरस का जूनोटिक इम्पोर्टेंस अभी कुछ कहना संभव नहीं है। हालांकि ये बीमारी जूनोटिक हो सकती है, लेकिन इसका कोई अभी तक ऑथेंटिक जो साक्ष्य है वो प्राप्त नहीं हुआ है कि ये जूनोटिक है। फिर भी मनुष्य के ह्यूमन कंजप्शन के लिए जो मिल्क होता है उसको बॉईल करके अच्छे से 100 डिग्री अबव उसको बॉईल करके काम में लेना चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं एनोरेक्सिया हो जाता है, यानी भूख की कमी हो जाती है पशु में। और ये जो गांठें बनती है नोड्यूल्स में घाव हो जाते हैं और घाव में क्या पड़ जाते हैं? कीड़े। घाव में मैगट्स हो सकते हैं। मैगट्स, चूंकि जब घाव होएगा तो पशु पे मक्खियां बैठेंगी और मक्खियां बैठेंगी तो मैगट वुंड इसमें हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं हम पशु क्या है। जब नोड्यूल्स बनते हैं तो लगातार शरीर मसल्स के अंदर पेन होता है, यानी मस्कुलर फैटीग होती है, जिसके कारण पशु लगातार लंबे समय तक खड़ा रहता है। और खड़ा रहने से गुरुत्वाकर्षण के कारण जो पैरों के अंदर वाटर भर जाता है, जिसको हम बोलते हैं हाइपोस्टैटिक कंडीशन, और पैरों में सूजन आ जाती है, एडेमेटस सूजन। और सूजन के कारण जानवर लगातार लंबे समय तक खड़ा रहता है, बैठ नहीं पाता है। तो ये प्रॉब्लम वाली स्थिति है। तो लिख लेते हैं, पशु लगातार खड़ा रहता है और खड़ा रहने से क्या हो जाता है? पैरों में सूजन और घाव बन जाते हैं, यानी खुरों में घाव भी बन जाते हैं लगातार खड़े रहने से। ये कंडीशन है। इसके बाद हम बात करते हैं, एक अन्य बीमारी है, इसी का दूसरा रूप है। हालांकि हम इस बीमारी को और डिस्कस करेंगे, शूडो लंफी। तो शूडो लंफी जो बीमारी होती है वो हर्पीस वायरस से होती है, जबकि ये बीमारी होती है वो पॉक्स वायरस से होती है, शूडो लंफी। शूडो लंफी जो बीमारी होती है वो कौन से वायरस से होती है? हर्पीस वायरस से। ये जो बीमारी होती है वो हर्पीस वायरस से होती है। ये थोड़ा सा नोट के रूप में हम जान लेते हैं इसको, शूडो लंपी। तो एक तो लंपी और एक शूडो लंपी। इस बीमारी में क्या हो जाता है? एबॉर्शन, गर्भपात, एबॉर्शन।
एबॉर्शन हो जाता है, और जो छोटा बछड़ा, नवजात अगर बछड़ा पैदा हुआ है तो उस बछड़े के भी ये बीमारी चूंकि वायरस से जो है ट्रांसमिट हो जाता है मिल्क के द्वारा भी, जो पशु इससे ग्रसित होता है उसके शरीर में डब्ल्यूबीसी काउंट घट जाता है, जिसको हम बोलते हैं ल्यूकोपीनिया, यानी ल्यूकोपीनिया की स्थिति आ जाती है। दूसरी बात, थ्रोम्बोसाइट्स जो होते हैं डब्ल्यूबीसी का के अलावा जो शरीर में रक्त का थक्का बनाने के, ब्लड क्लॉट के लिए थ्रोम्बोसाइट्स जिनको हम बिंबाणु बोलते हैं, बिंबाणुओं की संख्या जैसे डेंगू में घटती है उसी तरह से इसमें थ्रोम्बोसाइट्स जिसको प्लेटलेट्स बोलते हैं, प्लेटलेट्स डाउन हो जाते हैं, यानी जिसको बोलते हैं हम थ्रोम्बोसाइटोपीनिया, थ्रोम्बोसाइटोपीनिया की स्थिति हो जाती है। ल्यूकोपीनिया और थ्रोम्बोसाइटोपीनिया दोनों कंडीशंस आ जाती हैं। बहुत ज़्यादा लैक्राइमेशन होता है तो ये हमने काफ़ी सारे सिम्टम्स इसके पढ़े, हमने क्लिनिकल सिम्टम्स भी पढ़े, कुछ बायोकेमिकल सिम्टम्स भी पढ़े। अब हम बात करते हैं इस बीमारी में हमें क्या करना चाहिए। तो इसका ट्रीटमेंट है, इसमें चूंकि वायरस जो होता है किसी भी एंटीबायोटिक से नहीं मरता है। वायरस पर कोई भी एंटीबायोटिक क्यों नहीं प्रभावी होती है, क्यों नहीं उस पर काम करती है, क्योंकि हम जानते हैं कि एंटीबायोटिक्स बैक्टीरिया के लिए बनी हुई है। बैक्टीरिया में सेल वाल होती है, सेल वाल के अंदर सेल मेम्ब्रेन होती है, इसी तरह से बैक्टीरिया के अंदर न्यूक्लियोइड होता है, केंद्रक जो कम विकसित होता है वो होता है। बैक्टीरिया के अंदर राइबोसोम्स होते हैं लेकिन वो 70S प्रोकैरियोट्स, तो काफी सारी संरचनाएं होती हैं बैक्टीरिया के लिए, और इन्हीं संरचनाओं को डिस्ट्रॉय करने के लिए अलग अलग प्रकार की एंटीबायोटिक्स बनाई जाती है। अलग अलग प्रकार के ग्रुप्स होते हैं। जैसे हम बात करें पेनिसिलिन ग्रुप, पेनिसिलिन जो ग्रुप होता है वो सेल वॉल को नष्ट करता है, सेल वॉल को तोड़ता है। या फिर साथ में जो सेफेलोस्पोरिन ग्रुप है वो भी सेल वॉल पे एक्ट करता है। जैसे पॉलीमिक्सिन जो एंटीबायोटिक है या बेसिट्रेसिन है वो बैक्टीरिया की ये सेल मेम्ब्रेन होती है, सेल मेम्ब्रेन इसको डिस्ट्रॉय करती है। इसी प्रकार से अमाइनोग्लाइकोसाइड ग्रुप होती है जैसे जेंटामाइसिन, एमिकासिन, कैनामाइसिन, ये जो एंटीबायोटिक्स होती है ये किस पर काम करती है, प्रोटीन सिंथेसिस को रोकती हैं। और राइबोसोम की जो 2 सब यूनिट्स हैं इन पर काम करती है, टेट्रासाइक्लिन है। तो मेरा कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि बैक्टीरिया को तो आप एंटीबायोटिक से मार सकते हो लेकिन वायरस नहीं मरता। वायरस क्यों नहीं मरता, इसका कारण ये है, देखिए वायरस की स्ट्रक्चर में है क्या, वायरस में सिर्फ एक कोट है और ये जो कोट है ये प्रोटीन का बना हुआ है, और इस प्रोटीन के इसको कैप्सिड बोलते हैं। हम क्या बोलते हैं इसको, कैप्सिड। अरे इस कैप्सिड के अंदर ये जेनेटिक मटेरियल होता है इसका, या तो ये आरएनए होता है या ये डीएनए होता है। तो अभी हम जिस वायरस की बात कर रहे थे, निथलिंग वायरस, यानी जो कैप्रीपॉक्स वायरस है, ये डीएनए वायरस है। तो वायरस को क्लासिफाई किया जाता है, तो ये जो एलएचडी जो बीमारी है इसका कौन सा वायरस है, ये डीएनए वायरस है। तो अब इस वायरस की स्ट्रक्चर के अंदर मारने वाली चीज, कोई रासायनिक पदार्थ से मारने वाली चीज कुछ ऐसी बची नहीं खास, जो कि बॉडी के अंदर इस वायरस को अलग से सिलेक्ट करके और उसके कोई ऐसे पार्ट को नुकसान पहुंचा दे। इसीलिए एंटीवायरल जो ड्रग्स होती है बहुत ही कम प्रभावी होती है। एंटीवायरल ड्रग्स जैसे एसाइक्लोविर है, जिडोविडिन है, इस प्रकार की आती हैं, लेकिन ये जो पर्पस ही होता है, होस्ट होता है जिसको दी जाती है, उसको ज्यादा नुकसान करती है बजाय वायरस को नष्ट करने के। और वायरस को ना तो सजीव है और ना निर्जीव है, यानी द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग, सो वी कैन नॉट डिस्ट्रॉय वायरस बाय एंटीबायोटिक्स। तो यहाँ पर एंटीबायोटिक्स का क्या रोल है, हम ट्रीटमेंट पॉइंट की बात करें, इसमें किसकी बात करें हम, ट्रीटमेंट की बात करें तो ट्रीटमेंट में देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, अगर फीवर है तो हम कोई सा भी NSAID अच्छा यूज कर सकते हैं, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स NSAID यूज कर सकते हैं, जैसे मेलोक्सिकेम है, डाइक्लोफेनेक सोडियम वेटनरी के अंदर बैंड है, मेलोक्सिकेम है, निमोस्लाइड है,
या फिर पायरोक्सिकेम और अदर NSAID यूज कर सकते हैं, यानी दर्द बुखार वाली दवा हम दे सकते हैं। बात करते हैं हम एंटीबायोटिक्स की। तो एंटीबायोटिक्स को क्यों देते हैं? सिर्फ और सिर्फ एंटीबायोटिक्स को इसलिए देते हैं कि जो वायरस ने शरीर की कोशिकाओं में नुकसान किया है, उस नुकसान में, उन घावों में, उन लीजन्स के अंदर कहीं कोई बैक्टीरिया पनप करके और सेप्टिक स्थिति नहीं बना दे, पायोजेनिक स्थिति नहीं बना दे, पस नहीं बन जाए, इसलिए एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर ये जो वायरस है, चूंकि एपिथेलियोट्रोपिक वायरस है, ये जैसे ही शरीर के अंदर प्रवेश करता है एपिथेलियम में घुसता है, एपिथेलियम से ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में आता है, श्वसन तंत्र में आता है और ये लंग्स को इफेक्ट करता है, और लंग्स को इफेक्ट करने के कारण ये एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम पैदा कर देता है, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं एंटीबायोटिक्स का देना इसलिए जरूरी हो जाता है कि वहां पर कोई बैक्टीरिया ग्रोथ नहीं कर जाए। इसके अलावा हम बात करते हैं कुछ इम्यूनो मॉड्यूलेटर्स या जिनको हम इम्यूनो एनहांसिव ड्रग्स बोल सकते हैं। तो लेवामिसोल जो होता है, लेवामिसोल, इसको दिया जाता है सबकट। तो ये क्या है? थाइमोमिमेटिक औषधि है। थाइमस जो ग्रंथि होती है उसको मिमिक करती है, यानी उसको उद्दीप्त करती है, जिससे क्या बनती है? एंटीबॉडी प्रोड्यूस होती है, एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होती है। इस प्रकार से जैसे हमने आइवरमेक्टिन लगा दिया, आइवरमेक्टिन चूंकि जो एक्टोपैरासाइट्स है इनको भी दूर करता है और इससे भी इस वायरस से सुरक्षा हो सकती है। तो इस प्रकार से सिम्टम बेस्ड ट्रीटमेंट है, कोई एक ऐसा इलाज नहीं है, क्योंकि वायरल डिजीज का कोई प्रॉपर ऐसा कोई ट्रीटमेंट नहीं होता। फिर भी आयुर्वेदिक औषधियों में भी जैसे गिलोय है, नीम है, या हल्दी है, तुलसी है, इस प्रकार के इम्यून सिस्टम को बढ़ाने वाले या इम्यूनिटी को बढ़ाने वाली औषधियाँ दे सकते हैं। कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन भी हैं, वो भी दी जा सकती हैं। बचाव के लिए सोडियम हाइपोक्लोराइड का, चूंकि सोडियम हाइपोक्लोराइड का सॉल्यूशन होता है 2 से 5% जो सॉल्यूशन होता है सोडियम हाइपोक्लोराइड, सोडियम हाइपोक्लोराइड का 2 to 5% सॉल्यूशन जो होता है ये वायरस को मारता है। चूंकि वायरस को मारने के लिए ये वाला छिड़काव, ये वाला घोल छिड़का जाता है। इसके अलावा एक्रेसाइड्स, जो चींचड़े होते हैं या जो माइट्स, लाइस, या फिर जिनको हम इंसेक्टिसाइड्स और एक्रेसाइड्स कह सकते हैं, इनका भी छिड़काव किया जाता है। डेल्टामेथ्रिन है, साइपरमेथ्रिन है या फ्लूमेथ्रिन है, इनके द्वारा भी इनको मारा जाता है। जो चींचड़े हैं या जू हैं इनको मारा जाता है। तो सबसे बड़ी बात है इसमें बचाव जितना हो सकता है बचाव कर लेना चाहिए इस बीमारी में, और बचाव के लिए जो संक्रमित पशु है उसको दूर रखना चाहिए। जो संक्रमित पशु को अगर हम अन्य पशुओं से दूर रखते हैं, हालांकि ऐसा संभव नहीं है और ये बीमारी वेक्टर बॉर्न भी है, चूंकि एक इसका जरिया नहीं है, इसलिए इस बीमारी के फैलने के कई रास्ते हैं। तो लंबी बीमारी के अगले वीडियो में हम फिर हाजिर होंगे। धन्यवाद।